कूलम्ब लॉ। तो 5 नंबर का सवाल बनेगा तो उसमें इसके बारे में कई बातें पूछेगा आपसे। तो क्या है कूलम्ब लॉ? हमने कल पढ़ा था एक चीज कि दो लाइक चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास, तो वो आपस में रिपेल कर सकते हैं और अनलाइक है तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि हमारे पास मान लो एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है मेरे पास Q2, ये कुछ दूरी पर रखे हुए थे। अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो बताओ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अगर प्लस माइनस के हैं तो अट्रैक्शन, अगर माइनस माइनस के हैं तो रिपेल। ये बात जानते हैं। अब ये जो रिपल्सन और अट्रैक्शन वाला फोर्स है ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या होगी? कितने फोर्स से एक दूसरे को ये अलग अलग भगाएंगे या अट्रैक्ट करेंगे, उस फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे कूलम्ब। तो वही फेमस हुआ है कूलम्ब लॉ के नाम से। अब जो चार्ज है हमारा वो हम लेके चलेंगे इस केस में पॉइंट चार्ज, यानी कि हमारे पास जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? पॉइंट चार्ज। सपोज ये Q1 चार्ज है और ये मेरे पास चार्ज है Q2, और दोनों फिलहाल प्लस प्लस के मान लिए गए। तो अब ये दोनों जो चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं उनके चार्ज कैसे होंगे? पॉइंट चार्ज है। ठीक है, सही कैसी है? सेम पॉइंट चार्ज है। ऐसा नहीं है कि लाइन चार्ज हो या किसी शीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो या किसी स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो बात की बात है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से, तो पहले हम इसको अप्लाई करेंगे पॉइंट चार्ज, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है? प्लस प्लस का है। तो ये दोनों जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मुझे बताइए आप दिमाग लगा करके, ये वाला प्लस का चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये वाला चार्ज किधर को जाना चाहिए? ऊपर को, नीचे, सीधा सीधा जाए। मतलब अगर ये दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है, ठीक, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इस तरफ को रिपेल करेगा, इस तरफ को आगे, और ये वाला चार्ज इसे इधर को रिपेल करेगा। अगर ये प्लस माइनस के होते तो इसी लाइन में अट्रैक्ट कर रहे होते। ठीक है ना? इन दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप है मैंने मान लिया R। इस R का मतलब रेडियस नहीं है, ये सोच लेते हैं मन में कि R का मतलब क्या होगा? रेडियस। ये गैप है। गैप किसके बीच का है? पॉइंट चार्जेस। ठीक, और अभी इनके बीच में जो है वो वैक्यूम है। वैक्यूम कर लेते हैं, क्या है? वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। अब इस वाले फोर्स का नाम आप देख सकते हो F21। 21 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल। इसका नाम आप क्या दे सकते हैं? क्या मतलब होगा इसका? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकंड। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आप इस पर वेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब ने बताया था कि जब दो पॉइंट चार्जेस स्पेस में किसी r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, r 0 नहीं हो सकता, r नॉट इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या होगा बताओ? दोनों के न्यूक्लियस ओवरलैप करते हैं। और बात करें इस गैप की और इस मार्कर के बीच का गैप कितना होगा? 0 नहीं है, सेंटर ऑफ मास की बात होती है। तो दोनों के बीच में कुछ गैप होगा। अब ओवरलैप कर जाएंगे, दोनों के जो न्यूक्लियस है ओवरलैप कर जाएंगे, तो गैप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। R 0 नहीं हो सकता, कुछ होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ उन्होंने बताया कि ये दो जब चार्ज रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड, ये क्या है? मैग्नीट्यूड will be proportional to product of magnitude of both charges। इस सेंटेंस में जो वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है केवल वैल्यू से आप बात करेंगे, साइन की बात नहीं करेंगे। प्लस माइनस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर ये चार्ज मान लो -5 कूलम्ब का होता तब भी मैं यहाँ पे केवल 5 लिखता। अगर ये होता 12 कूलम्ब का तो 12 लिखता।
दोनों माइनस के होते तब भी क्या लिखा जाता? प्लस प्लस। जब आप बात करते हो मैग्नीट्यूड की, यहाँ पे कोई मैंने वेक्टर का साइन लगाया, आप सभी वेक्टर को पढ़ करके आए हैं क्लास 11th में, ये ए वेक्टर है तो ये इसका बन जाता है मैग्नीट्यूड। अब इसकी वैल्यू की बात करेंगे, ना डायरेक्शन देखनी है ना केवल में इसका साइन देखना। Q1 Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। F का मतलब क्या है? फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस। दूसरी बात, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बिल्कुल ग्रेविटेशनल वाले कॉन्सेप्ट के बेस पर चल रहा है। उन्होंने कहा था F प्रोपोर्शनल टू G M1 into M2, F इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू था, बिल्कुल सेम। इसको आपने किया फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर, इसको किया सेकंड इक्वेशन, दोनों कंबाइन कर दिए। जब कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 अब इनके बीच लगने वाला फोर्स है वो डिपेंड किस बात पे कर रहा है? चार्ज के प्रोडक्ट पर और उनके बीच की डिस्टेंस। यहां से इसको हटाइए, F इक्वल टू, अब यहाँ पर कुछ आएगा कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये K है, ग्रेविटेशनल वाले कॉन्सेप्ट में K का मतलब G होता है ऊपर। यहाँ पर जो ये K है इसका मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि इनके बीच में स्पेस है, वैक्यूम है तो। अब 4 पाई से तो आप सब जानते हैं क्या मतलब है, 4 तो 4 है, पाई का मतलब 3.14। अब ये जो टर्म लिखा गया है इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, ये नॉट, नॉट, ये तो है आपका एप्सिलॉन, ये 0 का मतलब क्या है? नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये इस सिंबल का नाम है और ये इस्तेमाल में लाया गया है यहाँ पर परमिटिविटी के लिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड पर मीटर, तो कह सकते हैं फैरेड पर मीटर। इसकी आप यूनिट निकाल सकते हैं, कूलम या न्यूटन के एक्सपेरिमेंट निकल जाएंगे। छोटी यूनिट क्या है? फैरेड पर मीटर। ये इसका नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 1 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे, तकरीबन 10 क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें वैल्यू पूछ ले, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? 8.85 into 10 to the power -12. What is the unit of epsilon naught? Farad per meter. What is the dimensional formula of epsilon naught? सवाल बन सकता है। तो 4 की, 5 की और इसकी जब वैल्यू इसमें आप पुट करोगे ये ओवरऑल बन करके आपका आएगा 9 into 10 to the power 9। 4 पाई और इसकी वैल्यू को पुट करने पर ये पूरा सॉल्व हो कितना आएगा आपका 9 into 10 पावर 9। तो इस k को आप लिख सकते हैं 9 into 10 पावर 9। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि परमिटिविटी जो है इस वर्ड का मतलब क्या है? परमिटिविटी किस चीज को डिफाइन करता है? भाई पाई तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो परमिटिविटी जो है फ्री स्पेस की इसका मतलब क्या है? तो इसके नाम में एक छुपा हुआ है बात, परमिटिविटी, परमिट प्लस एक्टिविटी। परमिट प्लस एक्टिविटी का जब करेंगे आप समझिए तो क्या मिल करके आएगा? परमिटिविटी, एक्टिविटी टू परमिट। अब किसको परमिट करना है, कौन को करना है परमिट, वो वाली बात है। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है, यानी कुछ फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने के लिए इस वाले चार्ज को क्या करना पड़ेगा? कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करनी पड़ेगी जिससे वो आगे को रिपेल हो सकता है या वापस खींच सकता है इसको। ठीक। अब जब एक चार्ज किसी स्पेस में, किसी मीडियम में कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को परमिट करता है, एक्सपेंड करता है, भेजता है, सेंड करता है, तो ये मीडियम जो बीच में है ये
कुछ परसेंट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मान लो मैं बोल रहा हूं कुछ, आप तक आवाज आ रही है, तो जो एयर है, जो मीडियम है, ये कुछ साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं कर लेगा? कर लेगा। ऐसे हर मीडियम की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना नहीं करेगा। वैक्यूम है तो बहुत कम एब्जॉर्ब होगा। अगर मान लो बीच में कुछ और है, अगर मैं साउंड की बात करूं, बीच में गिलास लगा दें तो आवाज पानी नहीं जाएगी, तो 100% ब्लॉक हो गई। तो मीडियम की वो एक्टिविटी जो इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ट्रांसमिट हो रही है, उसको एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी से बोलते हैं क्या? परमिटिविटी। और ये हर मीडियम की अपनी अलग अलग होती है। ये जो मैंने लिखा है, ये किसकी परमिटिविटी है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ठीक, यहां पर मैंने बीच में क्या मान लिया है? एयर या वैक्यूम। तो अब ये बनकर क्या आएगा? तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो सकता है? इन दोनों के बेस पर आप बता सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ गैप बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल्स। कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर टू चार्ज पार्टिकल्स, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। आप इस फॉर्मूले से फिलहाल एक साथ दो चार्जेस के बीच का लगने वाला फोर्स को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कूलॉम्स लॉ जो है वो कहां अप्लाई होगा? पहले दो चार्ज पार्टिकल कैसे होंगे? पॉइंट चार्ज पार्टिकल। इसमें आपको इसकी वैल्यू पल्ले पड़ गई होगी, कैसे कैसे कहां से आ रही है। ठीक, जब इसके बीच में वैक्यूम ना होकर के कुछ और होता, तो अगर बीच में मैंने यहां पर क्या किया, वैक्यूम को रिप्लेस कर दिया है किसी मीडियम से, मान लो बीच में आपने पानी भर दिया, या दो चार्ज पार्टिकल लिए किसी पानी में गए और Q1 और Q2 पर से रख दिया, बीच में वाटर आ जाएगा, बीच में गिलास आ सकता है, वाटर, जो भी आपका मर्जी मन करे, रसगुल्ला खा लेंगे। बीच में कुछ मीडियम है। अब ये छोटा वाला के है भैया, ये कैपिटल के है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक की बात हम करेंगे इस चैप्टर के एंड में। इस पर पूरा आपका 1-2 लेक्चर पूरा इसमें चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तब तक आप इतना याद रखें कि एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। क्या है? ये समझते होंगे आप, जिससे करंट पास। मिट्टी रख दो, है ना, मिट्टी, कागज, कपड़ा, जो भी आपका है। अभी आप इतना समझेंगे, एक तरह क्या है, जस्ट लाइक इंसुलेटर। तो इसको रख दिया बीच में। अब यहां से यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, वो अब क्या पहले के मुकाबले बराबर होगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फोर्स भी कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि इनके बीच लगने वाला फोर्स इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा या इनवर्सली वेरी करेगा? वेरी करेगा। तो अब देखो, आप इसको भी इसी फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब K की वैल्यू दी गई है, तो भैया फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R। ये वाला के नहीं, वो ये जो है आपका वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर न्यूमेरिकल में कहीं कोई समस्या आती है तो आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी। ठीक, फोर्स आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सवाल बन जाता है यहां से भी एक सवाल, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, स्पेस में रखे हैं, उनके बीच कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक, अब उनके बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब उनके बीच लगने वाला फोर्स घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। अच्छा, यदि दो मासेस के बीच की बात करें लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से सवाल पूछता है बोर्ड आपसे
कि कूलम्ब्स लॉ में और न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल वाले लॉ में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। तो सिमिलरिटी ये है, दोनों ही लॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बीच के गैप के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये सिमिलरिटी हो गई। अंतर क्या हुआ, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स दोनों मास के बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है। अंतर हो गया। तीसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होता है, ये रिपल्सिव नेचर भी हो सकता है। इसको हम कूलम्ब फोर्स की बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स भी इसको बोला जाता है। उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका नाम क्या देते हैं, कूलम्ब फोर्स भी बोल सकते हैं। इसको कहीं कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा गया है। दो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, उनके बीच फोर्स लग रहा है, तो उसका नाम क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे दो चार्ज पार्टिकल्स ये दिए, पूछा जा रहा है इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पता लगाओ, तो आपको क्या करना है, कूलम्ब। जब जब भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स की बात होगी, तब तब आप कूलम्ब लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कहेगा साहब कैसे पता करें फोर्स, कूलम्ब लगाएंगे। कूलम्ब बड़ा आसान है, या इसको ये भी लिख सकते हैं F = 9 × 10⁹ अपॉन K, Q1 Q2 अपॉन R। कितना नहीं हो सकता, क्योंकि अपॉन में आ रहा है, 0 हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये तो कूलम्ब्स लॉ फिलहाल जो पढ़ा है हमने, वो किसके लिए पढ़ा है, पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा है। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, फोर्स फाइंड करने के लिए। अब इसमें सबसे खास बात आप एक बात नोट कर लेंगे कि जो कूलम्ब का जो फोर्स है, जो बात आपने यहां मुझे बताई, ये फोर्स और ये फोर्स कौन सा है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स है। फिर इसकी डायरेक्शन कैसी है, क्या ये लाइन इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन में नहीं है, और ये लाइन, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स इधर को होगा। जिन चार्जेस की बात कर रहे हैं फोर्स पता करने के लिए, उन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ही होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी along the line joining both charge particles। अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव होता तो बीच में लग जाता, ऐसे ऐसे लगता, कैसे देखो, अगर ये है आपका चार्ज Q1, ये है चार्ज आपका Q2, ये प्लस का ये प्लस का है, तो दोनों के लाइन को मिलाने वाली लाइन में ऐसे होगा। अगर ये होता माइनस का, ये होता प्लस का, तो किधर को लगता, फोर्स नहीं लगता। ठीक, दोनों को पहले चार्ज को मिलाइए स्ट्रेट लाइन से, और जो स्ट्रेट लाइन वाला गैप है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ, तो बीच में आर आपका आ रहा है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। इस डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग ही होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको दो चार डायग्राम दिखाता हूँ बना करके, मुझे बताओगे आप कि कैसे को फोर्स लग रहा होगा। अगर मेरे पास ये कोई ट्रायंगल की शेप का है कोई स्ट्रक्चर, यहाँ पर रखा हुआ है प्लस Q1 चार्ज, यहाँ रखा हुआ है प्लस Q2 चार्ज, यहाँ रखा हुआ है प्लस Q3 चार्ज। सभी चार्ज कैसे कैसे हैं, प्लस प्लस के चार्ज हैं, सभी पॉइंट शेप के हैं। तो अब ये अगर चार्ज का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, तो बताइए A चार्ज पर Q2 चार्ज किधर को फोर्स लगाएगा, दोनों प्लस प्लस के हैं, इसकी वजह से लगने वाला इसका फोर्स किधर का होगा, ये होगा F on first U2 सेकेंड। ये नाम जरूर लिखना पड़ेगा आपको, ताकि पता चल जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
अब इसी पर इसकी वजह से किधर को होगा प्लस के हैं, रिपल्सिव होगा नेगेटिव होगा, तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स इधर को हो जाएगा, इस पर लगने वाला फोर्स इस पर कितने चार्जेस फोर्स लगाएंगे? दो। ये वाला इधर को भगाएगा इसको, ये वाला इधर को भगाएगा, इस पर ये इधर को भगाएगा, अगर ये नेगेटिव हो जाता हुआ वाला तो अगर मान लो ये चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अब इस पर लगने वाला फोर्स किधर को होगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसका किधर को होगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, इस पे लगने वाला फोर्स इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अब वो पता चल गया पता? फोर्स किधर को लगाने होंगे हमें, क्योंकि बिना डायरेक्शन के काम आपका चलेगा नहीं। आपसे कहा जाएगा कि भैया इस चार्ज पर लगने वाले कुल फोर्स को बताइए, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि ये देखोगे कि इस चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए कौन कौन से चार्जेस अवेलेबल हैं। ठीक, तो हमने क्लास 11 में एक बात और पढ़ी थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। सब गायब हो गया। सुपरपोजिशन देखो, सुपरपोजिशन का आप छोटा सा ब्रैकेट बना के लिख लीजिए, इसका मतलब बता रहा हूं क्या मतलब। अभी हमने बात पढ़ी थी कूलॉम्स लॉ के लिए कि दो चार्जेस के बीच लगा सकते हैं फोर्सेस से, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, अगर मेरे पास देखो Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn, मेरे पास n चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q। ठीक, मुझसे कहा गया कि भैया एक काम करो, इस Q चार्ज पार्टिकल पर फोर्स पता करो, कितना फोर्स होगा, इस पे लगने वाला कुल फोर्स। तो सबसे पहला काम ये देखना पड़ेगा कि इस पर फोर्स लगाएगा कौन कौन। Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। इनमें हो सकता है दो चार नेगेटिव हो, दो चार पॉजिटिव हो। तो Q1 अगर मान लो सारे सारे पॉजिटिव है, ये फोर्स माना F1, ये फोर्स F2, ऐसे ये वाला फोर्स लाइन सीधी आएगी पहले ना, ये आपका हो जाएगा यहां से Fn। सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी होंगे नहीं, वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा आना चाहिए, लॉ ऑफ अलजेब्रा आपको आना चाहिए। तो इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए पहले काम क्या करोगे, इस चार्ज पर लगने वाले आप इंडिविजुअल फोर्स को लिख लोगे, F1 इतना, F2 इतना, F3 इतना, F4 इतना, F5, Fn। फिर आप लगाएंगे नेट फोर्स निकालने के लिए F net इक्वल टू F1 प्लस F2 अप टू ये क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। यही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी चार्ज पार्टिकल पर आपको नेट फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पर लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस को लिख लेंगे और उनको ड्रॉ कर दोगे विद डायरेक्शन, ताकि आपको जोड़ने में आसानी रहे। उसके बाद क्या करेंगे, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक, नेट फोर्स ऑन ए चार्ज और ऑन ए ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अब जैसे आपको ये बात याद होगी ना, कैसे करते हैं वेक्टर सम, कैसे करते हैं? हाँ जी, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम याद है कि भूल गए? याद है। चलो रिवाइज कर लेते हैं। यदि मेरे पास ये फोर्स P है, ये फोर्स मेरे पास Q है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो
दोनों साइड को पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये छोटा सा बन गया पैरेललोग्राम। इसका डायगोनल क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को, यानी R विल बी इक्वल टू P प्लस Q वेक्टर। ठीक, अब इस R का जो होगा मैग्नीट्यूड को कितना होगा, cos थीटा। ये भी समस्या है इसके साथ कि ये एक साथ केवल दो ही फोर्सेस को सॉल्व कर सकता है। यदि आपको मान लीजिए 4-5 फोर्स सॉल्व करने हैं तो पहले दो के पेयर बना कर उसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपको मैंने बताया था यदि थीटा 0 डिग्री हो जाता है, इफ थीटा बराबर 0 तो वैल्यू ऑफ cos 0 1, क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ये कितना बन गया, b प्लस q का होल स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी हो गई, कब हो गई, यानी कि जब दो फोर्सेस बिल्कुल कोलिनियर होंगे, p और दो फोर्सेस हैं, कैसे हैं, इनका सेम लाइन है, इनका कोलिनियर है, तो आपको इसकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको सिंपल ऐड करके पता कर सकते। थीटा की वैल्यू अगर मान लो 180 डिग्री होती तो cos 180 होता है -1। इस पे आपका जो वैल्यू बन करके आएगा वो आपका आएगा P माइनस Q और Q माइनस Q। हमको यूज कौन सा करेंगे, जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे छोटे वाले, बड़ा माइनस छोटा, ये माइनस Q करके इसको मैं ऐसे बिल्कुल करेंगे। ये ध्यान रखना पड़ता है, बदला हो जाए। अभी न्यूमेरिकल के लिए जब तैयार कर रहे हैं वो कहावत है ना, लाभ लो लाभ, चलो तो ये बात आप सीख चुके हैं। देखो इसको समझो आप पहले, अगर ये है मेरे पास Q P और ये है मेरे पास Q, बताइए इसका R कितना होगा, P प्लस Q। यदि ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, P माइनस Q में कब लगाऊंगा, जब मेरा P बड़ा होगा। यदि Q बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट आपका आएगा P माइनस Q से, और डायरेक्शन आएगी बड़े वाले की। यदि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो राइट एंगल पर है तो R will equal to P square plus Q square, क्योंकि cos 90 will be 0। ये बात बेसिक सी बात है, इसका इस्तेमाल करेंगे। चलो अब एक देखते हैं कूलाम्ब लॉ पर छोटा सा न्यूमेरिकल। पहले छोटा सा करेंगे, फिर इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल्स बड़े से बड़े होते जाएंगे। अभी सवाल वही करते हैं, छोटा सवाल, 2 कूलाम्ब 3 कूलाम्ब और ये मेरे पास है 4 कूलाम्ब माइनस का, और ये एक एक्स साइड के राइट ट्राइंगल पर रखे हुए हैं, वर्टेक्स पर। तो मुझे बताइए इस -4 पर लगने वाला कुल फोर्स कितना होगा, उसकी डायरेक्शन किधर को होगी। दो बातें आ गई, किधर को होगा और उसकी डायरेक्शन किधर को होगी। देख के बताओ। सबसे पहला काम आप करेंगे, इसी डायग्राम में ये बनाएंगे कि कौन सा फोर्स किधर को लग रहा होगा। नाम रखेंगे इसका हम A, B और C। तो हमसे सवाल में कहा गया है फोर्स ऑन A, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे। ये मैंने मान लिया है F1, ये मैंने मान लिया F। मैंने नीचे क्यों बनाए, हालांकि इस पर भी फोर्स लग रहा होगा, हमसे उसकी बात नहीं की जा रही। हमसे कहा गया है केवल आप बताइए A पर क्या बदल रही होगी। तो F1 मैंने किसके बीच का माना है,
ए और बी। चलो तो पहला काम आपका होगा F1 लिखने का, ये Q1 और Q2। Q1 देखो मैंने कहा था मैग्नीट्यूड लिखा जाता है केवल 4 बटे ठीक, ये मैग्नीट्यूड तो है। F2 बताइए, ये इधर को ये इधर को है ठीक। अब मुझको तो अब उनका नेट सम करना पड़ेगा, अब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि इस पर चार्ज 2 और 4 से फोर्स लगाया ना नेट फोर्स निकालने के लिए। नेट फोर्स F विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 का वेक्टर सम करना पड़ेगा ना। अब जैसे अब F बराबर आप लिख सकते हो p², p का काम कौन कर रहा है F1। अब एक काम करो आप उस समय के लिए आप इस क्वांटिटी को 8 ट्रीट कर लो k बाई x², 8 हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस 144 प्लस 2 इंटू p इंटू cos 60 एंगल बिटवीन 60 का है ना, इससे मर जाएगा मेरा 2। अब भैया जोड़ लेंगे आप, ये तो कॉमन लेके बाहर आ जाएगा। ये की वैल्यू क्या है बताओ, ठीक। रूट के अंदर 64, 144 और 96, 64 प्लस 144 प्लस जोड़ देंगे इसको, ये आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात सोच के देखो, मैंने माइनस का यहाँ पे इग्नोर कर दिया, इस बात को भी आप रखेंगे पकड़ के। यदि मैं इनके माइनस को भी करता कंसीडर फॉर एग्जाम्पल, तो ये F1 नेगेटिव आता कि पॉजिटिव आता? नेगेटिव आता। यहाँ पे कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव फोर्स क्या शो कर रहा है, अट्रैक्टिव नेचर है रिपल्सिव नेचर? ये क्या शो कर रहा है? बस यही मतलब है इस प्लस और माइनस का। यदि दो चार्जेस के बीच यदि आपने साइन के साथ पुट किए हैं चार्जेस को प्लस और माइनस के साथ, यदि फोर्स नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स कैसा नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर है। मतलब Q1 इंटू Q2 अगर नेगेटिव है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा भैया। Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव है तो बताइए कैसे, क्यों? नेगेटिव कब आएगा, प्लस और माइनस का हो या माइनस और प्लस का हो? पॉजिटिव कब आएगा, माइनस माइनस। दोनों केसेस में यदि Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा, Q इंटू Q नेगेटिव है तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि रिपल्सिव हुआ या शेष।